जय श्री राम से आपत्ति है? बहुत आपत्ति है। आज सिलीगुड़ी को जो बिहारी लोग को, जब यह कांग्रेस के राज से ना, बिहारी लोग को गाली दे के बात करता था। मारवाड़ी लोग को ये लोग बोलता था ये साला मावड़ा है, ये सब बात करता था। কাজ করা যদি সদিচ্ছা থাকে না তাহলে এর মধ্যেই কাজ করা যায়। उत्तर बंगाल का एक जाना माना चेहरा थे आप, और मारवाड़ी लोग आपको अशोक अग्रवाल बोलते थे, ऐसे मतलब अशोक भट्टाचार्य थे। तो क्या वही रिफ्लेक्शन जय चक्रवर्ती कैरी कर पाएंगे अगर वो आते हैं आगे? तो आज शंकर घोष ने बोला है कि एमएलए के काम करने नहीं सका सरकार को असहयोग के कारण। मैं बोलूँगा जो अपना एमएलए को पैसा खर्चा नहीं करने सकता है वो सकेगा सिलीगुड़ी के लिए दिल्ली से कलकत्ता से रुपया ले आना। ये गडकरी उनको साथ में भेंट करके हम पैसा लेके आया था। तो बीजेपी विरोधी जो पार्टी है बंगाल में उसको पार्टी वोट आगे बढ़ रहा है, ऊंचा हो रहा है। থার্ড অপশন হিসেবে কেন বামেদেরকে বেছে নেবে, মানে আপনি কি মনে করছেন? তৃণমূল তো কোনো আদর্শিক পার্টি, কোনো মতাদর্শ নেই। আমাদের কোনো মন্ত্রীরা কোনো বিধায়কদের বিরুদ্ধে একটা আঙুল কেউ তুলতে পারে তারা দুর্নীতি করেছে। क्या आप मानते हैं आपने शंकर घोष को तैयार किया और वही आज आपके खिलाफ खड़े हैं? 2021 में भी खिलाफ खड़े थे, आज भी आपके अपोजिशन में ही है। क्या आपको लगा कभी कि राजनीति में अपने ही सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बनते हैं, माने कॉम्पिटिटर है? कभी साथ काम करने वाले शंकर घोष से आज आपके संबंध कैसे हैं? क्या आपका अभी भी लगातार बातचीत होता है राजनीति या पर्सनल तौर पे उनसे? 5 वर्षों में उनको नॉन परफॉर्मिंग मिले, नॉन परफॉर्मिंग मिले। हम तो बोलता है हमारे टाइम में हम लोग एमएलए था कि मेयर था, विकास बाबू था, और वो जब एमएलए हुआ कि मेयर हुआ, कंपेयर कीजिए, कंपेयर करके देखिए क्या हम था वो क्या हुआ। बीजेपी और तृणमूल को साथ में एक सेटिंग, एक बोझाबुझी अंडरस्टैंडिंग है। हम कभी ये धर्म के आधार में हम राजनीति नहीं करें। लाल झंडा के एखोनो राजनीति करी बामपंथी माथाटा उঁচু করে, এটাই আমাদের কাছে তথ্য দেবে। नमस्कार, मैं संजय एडमैन और आप मेरे साथ देख रहे हैं खबर समय की खास पेशकश चाय चौपाल। जो लोग इससे पूर्व के जो एपिसोड्स हैं हमारे चाय चौपाल के वो देख चुके हैं, उन्हें ज्ञात होगा कि इस कार्यक्रम में हम अभी चुनावी विशेष चर्चा कर रहे हैं, और इस कार्यक्रम में हमारे साथ राजनीति के जो दिग्गज हैं या जो उम्मीदवार हैं विधानसभा चुनाव के, वो सभी आ रहे हैं और उनके साथ हम बातचीत कर रहे हैं। एक खुलकर बातचीत करने का एक बड़ा मंच है जहां एक चाय की चुस्की के साथ हम बहुत बड़ी बड़ी बातों को अंजाम दे जाते हैं और उनके सवालात हम पूछ लेते हैं। आज चाय की चुस्की के साथ सिलीगुड़ी के राजनीति के सबसे बड़े अनुभवी नेता अशोक भट्टाचार्य हमारे साथ इस चाय चौपाल में उपस्थित हैं। तो हम उनसे सीधे तौर पर जुड़कर चाय चौपाल में वर्तमान जो स्थिति है राजनीतिक और वर्तमान जो चुनावी माहौल है उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे, और उनके पूर्व के जो अनुभव है उसके बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। उससे पूर्व मैं अशोक भट्टाचार्य की पृष्ठभूमि के बारे में थोड़ा आपको बता दूं। अशोक भट्टाचार्य ने अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत सिलीगुड़ी नगर निगम में पार्षद के रूप में 1988 से की थी। तब वह नगर पालिका के चेयरमैन के रूप में स्थापित हुए थे, और 1991 में पश्चिम बंगाल विधानसभा के लिए सिलीगुड़ी से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के उम्मीदवार के रूप में चुने गए और 5 बार विधायक बने। 1999, 1996, 2001, 2006 और 2016 ये वर्ष था जब वो विधायक के तौर पर चुने गए थे। 1991 में ज्योति बसु की सरकार के दौरान वो मंत्री बने और बुद्धदेव भट्टाचार्य के कार्यकाल 2011 तक वह इन पदों पर रहे। लगभग 20 वर्ष तक मंत्री पद पर वो रहे। 2016 में उन्होंने बाईचुंग भूटिया को हराकर वापसी की, लेकिन 2021 में शंकर घोष से हार गए। 2015 में सिलीगुड़ी के मेयर बने, जबकि 2022 में नगर निगम चुनाव में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। तो चलिए अब सीधे जुड़ते हैं अशोक भट्टाचार्य के साथ। अशोक दा, नमस्कार, आपका हमारे इस चाय चौपाल में स्वागत है। और आज के इस चाय चौपाल में खासकर हमारे साथ मेरी सहयोगी सौम्य चक्रवर्ती भी उपस्थित है, जो कि हमारी बंगला पेज की सब एडिटर है। क्योंकि हम दोनों ही मिलकर आज अशोक दा से सवाल करेंगे। मैं हिंदी में करूंगा और सौमी बांग्ला में करेगी। तो सौमी,
मैं बांग्ला में बोलूँगा। आपकी जिस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हो आप बोलिए। हमारे दोनों ही भाषा के दर्शक हैं और मैं आपको ये भी बता दूं कि हमारे जो दर्शक हैं वो आपको दोनों ही भाषा में सुनना पसंद करेंगे, इसलिए कोशिश कीजिए आप दोनों लैंग्वेज में ही बोलने का, ताकि उनके पास কমিউনিকেশন हो। সুমি, তুমি কিছু বলবে? হ্যাঁ, অবশ্যই গরম চায়ে ধোয়া উঠছে আর তার সঙ্গে আমাদের অনেক পুরনো আমাদের শহরের পরিচিত মুখ এবং যদি বলি বর্ষিয়ান একজন রাজনীতিবিদ, তিনি আমাদের সঙ্গে রয়েছেন, অশোক ভট্টাচার্য। তো আজ আমরা তার সঙ্গে কথা বলবো, শুধু কথা বলা নয়, বোধহয় অনেক কথা এমন উঠে আসবে যেই কথার প্রশ্নতে হয়তো তিনি একটু রেগেও যেতে পারেন, আবার হয়তো বা তিনি হাসি মুখে সেটাকে উত্তরও দিতে পারেন। তো আমরা শুরু করি প্রধান আমাদের যে প্রশ্নগুলো রয়েছে সেই প্রশ্নের দিকে। धन्यवाद स्वामी। सबसे पहला मेरा सवाल होगा आपसे, आपको चाय कैसी पसंद है, कड़क या फिर हल्की? मेरा तो चाय जो पीते हैं मैं बिना शुगर और बिना मिल्क और दार्जिलिंग चाय, अच्छा, दार्जिलिंग चाय। बहुत अच्छा लगता है। तो चाय हम दिन में तो 3 बार 4 बार तो चाय पीते हैं। मतलब 2-3 बार आप पी लेते हैं? सुबह तो 2 बार चाय पीते हैं और एक इवनिंग में 5 बजे चाय पीते हैं। या जहाँ जहाँ मीटिंग में जाता है, जहाँ अड्डा होता है ना, वहाँ तो चाय पीते ही हैं। अशोकदा, अभी एक बात हम, हाँ, जो बात आपने बोला कि मेरा जो पॉलिटिकल जो कार्यकाल ये 1991 साल से नहीं, 1988 साल से नहीं, मेरा पॉलिटिकल जो एक्टिविटीज है वामपंथी के साथ में जो युक्त हुआ है वो हुआ है 1968 साल में। उस टाइम में हम आके एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था धर्मवीर राज्यपाल को विरोध में। तो उस आंदोलन में हम भाग लेके, हमारा यहाँ बहुत स्टूडेंट लोग हम भाग लिया था, 30-40 स्टूडेंट लोग, हम लोग अरेस्ट हुआ था। 1 महीना जेल में था, दार्जिलिंग और जलपाईगुड़ी सिलीगुड़ी जेल में हम थे। तो उस टाइम से ही मैं वामपंथी राजनीति के साथ है, विशेष करके छात्रों स्टूडेंट पॉलिटिक्स से ही मेरा पॉलिटिक्स शुरू हुआ था। छात्र राजनीति से आपने शुरुआत की थी। अशोकदा, अभी हाल में ही एक आपका मैंने बयान देखा, जिस बयान में आपने दावा किया है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के लिए सत्ता हासिल करना संभव नहीं है कभी भी। क्या यह केवल वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों पर आधारित है, प्रेजेंट सिचुएशन के आधार पर आपने कहा है, या इसके पीछे कोई दीर्घकालीन सामाजिक राजनीतिक संरचना भी जिम्मेदार है? क्या कृपया इसको विस्तार से बताएंगे? देखिए, बंगाल का पॉलिटिक्स और दूसरा प्रांत के पॉलिटिक्स एक अलग है। इंडिपेंडेंट के टाइम में ये बोला जाता था कि आज बंगाल जो भापते है सारा देश वही करते हैं। बंगाल के जो परंपरा जो है, ये परंपरा राजा राममोहन राय, विद्यासागर, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ जो संस्कृति जो तैयार किया था, वो संस्कृति के रास्ते लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। बंगाल में कोई नहीं चाहता है। देखिए, इंडिपेंडेंट के पहला, स्वाधीनता के पहला विशेष करके कुछ ऐसा हुआ था, जात भित्तिक धर्म भित्तिक पार्टी था। लेकिन 1948 साल में गांधी जी को जो होता हुआ जो उसको जो निधन हो गया था, खून किया था गांधी जी को, वो आरएसएस ने किया था। इसके बाद आरएसएस एक बेआईनी हो गया था। इसके बाद बंगाल में आरएसएस कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं था। देश की आज़ादी के बाद नया पार्टी जो बनाया था, एक हिंदू महासभा, इसके बाद जनसंघ। लेकिन इसके बाद 2011 तक आफ्टर इंडिपेंडेंस कांग्रेस था, कम्युनिस्ट पार्टी था, कम्युनिस्ट पार्टी भाग हो के 2 पार्टी हो गया। ये हुआ, हमारा स्टूडेंट्स जब था ना, वो लेफ्टिज्म में हमारा डिबेट होता था, कोई अलग नहीं, कोई विद्यार्थी परिषद को कोई स्थान ही नहीं था बंगाल में। 2011 साल के बाद पहला जात के आधार में राजनीति शुरू किया था तृणमूल कांग्रेस। और 2019 साल से
बीजेपी बंगाल में एक धर्म के आधार में राजनीति शुरुआत किया था। जनता ये पसंद नहीं करता, इसीलिए बीजेपी 3 बार उसको मौका मिला था तृणमूल को हराने के लिए, तो बीजेपी नहीं सेका है। बीजेपी को बंगाल के जनता रिजेक्ट कर दिया है, इस बार भी रिजेक्ट करेगा। आप जो देखेगा ना वोट को जो देखेगा तो बीजेपी को जो हिंदू को पार्टी बोलता है ना, हिंदू को जो वोट बीजेपी को पहला 19 साल से जो मिला था, आज बीजेपी के डाउन होता है, बीजेपी के वोट डाउन होता है। और दूसरा बीजेपी विरोधी जो पार्टी है बंगाल में, उसको पार्टी वोट आगे बढ़ रहा है, ऊंचा हो रहा है। इसके माने बीजेपी कभी भी तृणमूल को, कांग्रेस को हरा के यहाँ सत्ता में नहीं आ सकता है। मेरा डाउट है बीजेपी सिंसियरली ये चाहता है कि तृणमूल हारे, तृणमूल जाए। हमारा पूरा बात यह है बीजेपी और तृणमूल को साथ में एक सेटिंग, एक बोझाबुझी अंडरस्टैंडिंग है, वो नहीं चाहता है। कुछ दिन पहले एक आरएसएस के एक नेता यहाँ आया था, क्या बोला कि हमारा काम करने के लिए सबसे बड़ा सहयोग हमको मिलता है कहाँ से, तृणमूल से। हमको इस सरकार से हमारा बहुत सहयोग मिल रहा है। लेकिन जब वामफ्रंट सरकार था, वो बहुत आदर्शिक पार्टी है, एक इडियोलॉजिकल पार्टी है, उनको विरोध में लड़ना बहुत मुश्किल है। इस टाइम में हमारा आरएसएस के एक्टिविटीज़ बहुत कमती था उस टाइम में, लेकिन अभी वस्तु ज़्यादा होता है। जो तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट को पुलिस जो किया था, अभय का जो मर्डर हुआ, उनको टाइम में टीएमसी सरकार जो कहता है, सीबीआई भी वही कहता है, दोनों में कोई बात फर्क नहीं है। इसीलिए हम कहता है बंगाल के जनता किसी भी टाइम में, इस बार भी मेरा बोलता है कि बीजेपी 70 से हट जाएगा इस बार नंबर। अशोक दा, मैं एक सवाल करूंगा, उसके बाद शोमी बांग्ला में करेगी आपसे बात। लगातार अभी राजनीतिक जो परिवर्तन है वो चल रहा है। आप देखेंगे जो एक प्रक्रिया है दल बदलने की, या फिर जो भी राजनीतिक जो परिवर्तन हो रहा है, मानसिकता का, विचारधारा का, लगातार जारी है। 2021 में शंकर घोष ने परिवर्तन करके वो आ गए थे बीजेपी में, वामपंथ छोड़ के। उसके बाद उन्होंने राम जी की छत्र छाया ली और वह जीतकर विधायक बने। अभी हाल में देखा जा रहा है कि जो गौतम देव है, जो कि टीएमसी के उम्मीदवार है, वो भी इस बार रामनवमी में राम ध्वज लेकर और माने वो चल रहे थे, हर किसी मंच पर जा रहे थे, खुल के जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। आप लोगों की भी विचारधारा क्या परिवर्तन हो रही है? आप भी क्या जय श्री राम बोल के इलेक्शन लड़ेंगे? कभी नहीं। तो आपको क्या राम, जय श्री राम से आपत्ति है? बहुत आपत्ति है। जय श्री राम बंगाल के स्लोगन नहीं है, ये उत्तर नॉर्थ इंडियन के ये स्लोगन है। जैसा जो एक बोलता है ना, मुसलमान के साथ में हिंदू के साथ जो प्यार होता है, उसका क्या बोलता है, लव जिहाद। वो लव जिहाद यूपी का है, लव जिहाद। और जो क्या करता है, जो बंगला में जो कहता है कि निरामिष खाने होगा, ये बंगाल में नहीं चलेगा। बंगाल के यूपी में क्या किया है, एक जो किया है जिसका कहता है एंटी रोमियो, एक बाहिनी, एक स्क्वाड बनाया यूपी में, ऐसे यहाँ नहीं चलेगा। यहाँ शादी होता है ना, सब जात के आधार में नहीं होता है, ये जात बे जात होता है, कुछ अभी तक बहुत हिंदू मुसलमान में होता है, बिहारी बंगाली में होता है, नेपाली। हमारा जो उम्मीदवार है जय चक्रवर्ती, उनको वाइफ तो नेपाली है, वो तो नेपाली शादी किया है, हाँ लव मैरिज किया है, अपना किया है। बंगाल में ये है कि दूसरा जगह में जैसा फैमिली में की शादी के सब बंदोबस्त कर रहा है, करता है, ये रीति है। लेकिन बंगाल में वो तो अपना आप नहीं करता है, बहुत ज़्यादा है। ये जो सिस्टम है, ये परंपरा है बंगाल का। ये दूसरा यूपी का भी, नॉर्थ इंडियन को जो कल्चर है, यहाँ ये नहीं चलेगा। इसीलिए हम हर धर्म को समान सम्मान देता है, समान मर्यादा देता है। रामनवमी तो बहुत दिनों से होता है, लेकिन हमारा आपत्ति कहाँ है? रामनवमी की, दुर्गा पूजा की, सरस्वती पूजा की, काली पूजा की, शिवरात्रि, ये लेके राजनीति नहीं हो जाए। धर्म एक पवित्र अपना है, राष्ट्र के कोई धर्म नहीं है हमारा। राजनीति के साथ धर्म के कोई युक्त करना नहीं चाहिए, हम चाहता है। आज ये जो प्रोग्राम जो
कर रहा है बीजेपी, जो ये बीजेपी का प्रोग्राम हो गया है, ये धर्म का नहीं। टोटली वहाँ तो नारा दिया है, कैंडिडेट लोग जा रहा है, और हम लोग देखते हैं तृणमूल को कैंडिडेट भी वहाँ जा रहा है। हम कभी ये धर्म के आधार में हम राजनीति नहीं करेंगे। हर धर्म के समान सम्मान करेगा, मर्यादा करेगा। धर्म करने के लिए जो हक है इसको हम प्रोटेक्ट करेगा। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है। किसी भी धर्म का आदमी के साथ कोई विद्वेष घृणा नहीं करना चाहिए। ये है हमारा नीति। हमारा कोई धर्म के साथ में हमारा कोई झगड़ा नहीं। हमारा घर में भी पूजा होता है। मेरा घर में शिव है, माँ करता था। हमारा वाइफ जितना दिन वो थी उस टाइम में वही करते थे। लेकिन हम भी प्रसाद भी खाते हैं, क्यों नहीं खाएगा? लेकिन आप लोग जिस तरह से दूसरे धर्मों के इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, उस तरह से आप हिंदू धर्म के, ऐसा कहा जाता है कि हिंदू धर्म के कार्यक्रमों में आप लोग मार्क्सवादी लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। अभी भी जब रामनवमी में देखा गया कि आप लोगों ने, आपकी तरफ से कोई भी प्रतिनिधि, जब सारे लोग जुड़े थे, आप लोगों की तरफ से कोई नहीं था। इसीलिए नहीं था कि वो रामनवमी। लेकिन फिर जब ईद के टाइम पे आपके प्रतिनिधि को देखा गया। हम नहीं, देखिए ईद के टाइम में एक रीति है, ये है माइनॉरिटी रिलीजन। ये माइनॉरिटी रिलीजन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में एक अलग एक क्लॉज है, एक अलग एक अनुच्छेद वहाँ है माइनॉरिटी के लिए। माइनॉरिटी के लिए कुछ टाइम में हमको जाना होता है। ठीक, राम नवमी जो होता था हम तो हर दम ही जाता। राम नवमी को अभी बीजेपी ने एक पॉलिटिकल प्रकोप बना दिया है, इसको हाईजेक कर लिया है। हमारा नहीं, ये राम नवमी अभी पॉलिटिकल कार्यक्रम हो गया है, ये धर्म का कार्यक्रम नहीं है यार। ये बहुत दुख की बात है। हम तो बहुत दफे रामनवमी में जाता था, पहला भी। दुर्गा पूजा में तो हम लोग को पार्टिसिपेट करता है बहुत। सरस्वती पूजा में हम लोग पार्टिसिपेट क्यों नहीं करेगा? हमारा पार्टी में बोलता है किसी भी टू बिलीव और नॉट टू बिलीव, कोई धर्म को विश्वास करना भी उसको राइट्स है, नहीं करना भी उनको राइट्स है। बोथ आर राइट्स। पार्टी में जो विश्वास करता है वो भी रह सकता है, मैं धर्म में विश्वास नहीं करता है, लेकिन हर धर्म को मैं श्रद्धा करता है, हर धर्म को मैं सम्मान करता है, लेकिन धर्म के लेके राजनीति हम नहीं करते। অশোক দা, একটা প্রশ্ন রাখবো যে 2026-এর নির্বাচন, আর এটাতে সিপিএমের মূল লক্ষ্য কি? মানে যদি বলি ক্ষমতায় ফেরা না সংগঠনকে পুনর্গঠন, আর এটার মধ্যেই যদি বলি যে এটা রিলেটেড বিষয়, যে যদি ক্ষমতায় ফেরা এখনই সম্ভব না হয় তাহলে ভোটারদের কাছে আপনাদের কি বার্তা থাকবে? এই নির্বাচনে আমাদের সবচেয়ে বড় বিষয় যেটা হচ্ছে দুটো, বাংলাকে বাঁচানো, বাংলার শিক্ষা, বাংলার সংস্কৃতি, বাংলার মূল্যবোধ, বাংলার ঐতিহ্যকে বাঁচানো। রিক্লেমেশন অফ বেঙ্গল, বাংলাকে পুনরুদ্ধার করো, পুনরুত্থান করো। এক। 2 নম্বর আমরা বলছি বামপন্থার পুনরুত্থান করো। মানে যদি বলি যে পুনর্গঠন, যেটা আমি একটু আগে বললাম, পুনর্গঠন যে বলতে আমি যদি পুনরুত্থান, ক্ষমতায় না ফেরা হয় তবে পুনর্গঠনের না, দিকেই আপনাদের ক্ষমতায় যে কোনো পার্টি তার ক্ষমতার জন্যই তো তারা লড়াই করে। কিন্তু আপাতত আমরা মনে করি আমাদের সরকারে যাওয়া কি সরকার গঠন করা থেকেও আমাদের কাছে প্রথম আমাদের কাউকে মন্ত্রী বানানো, কাউকে মুখ্যমন্ত্রী বানানো থেকেও আমাদের কাছে খুব গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে বামপন্থার বাংলাতে যে একটা দীর্ঘ যে একটা ঐতিহ্য ছিল সেই দিনগুলিকে ফিরিয়ে আনা, বামপন্থার রিক্লেমেশন, বামপন্থার পুনর্জাগরণ, পুনরুত্থান করা। এটা নষ্ট হয়ে গেছে একেবারে, মূল্যবোধ নষ্ট হয়ে গেছে। বাংলাতে আগে যেমন পুঁজির সৃষ্টি হতো, পুঁজি ক্যাপিটাল, তার একটা অর্থনৈতিক পুঁজির সৃষ্টি হতো, কিন্তু তার সঙ্গে একটা কালচারাল একটা ক্যাপিটাল বা ওটা মোরাল ক্যাপিটাল, যাকে নৈতিক পুঁজি বলা হয়, সেটা সৃষ্টি হতো। আজকে সেটা সৃষ্টি হচ্ছে না। আজকে মূল্যবোধ, শিক্ষা ব্যবস্থাটা ধ্বংস হয়ে গেছে। আমরা একটা কথা বলি, শুধু একটা রিজিম চেঞ্জ না, অর্থাৎ আমরা মনে করি না এই নির্বাচন একটা শুধুমাত্র একটা শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তন না, একটা ব্যক্তিকে পরিবর্তন না। আমরা এটাকে বলছি একটা সিস্টেমিক চেঞ্জ করতে হবে, ব্যবস্থার পরিবর্তন করতে হবে, যেটা বাংলা এক সময়তেই ছিল, যেটা গত 15 বছর ধরে শেষ হয়ে গেছে।
দুর্নীতিটাকে একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেয়ে গেছে। দুর্নীতি করাটাই যেন অনেকের মানুষের রাজনৈতিক নেতাদের একটা যোগ্যতার পরিচয় হয়ে গেছে। কে কত বেশি অনৈতিক পথে অর্থ রোজগার করছে সেটাই একটা প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস সরকার। এটাকে আমরা ভাঙতে চাইছি। বিজেপি একটা ধর্মকে নিয়ে রাজনীতিটাই তারই একটা প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে চাইছে। আমরা এর বিরুদ্ধে মতাদর্শ আমরা বলি বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই বা তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে লড়াই শুধু ইলেকট্রাল লড়াই না, শুধু নির্বাচনী লড়াই না, এই লড়াইটাকে আমরা করতে চাইছি ইডিওলজিক্যাল এবং কালচারাল লড়াইতে পরিণত করতে চাইছি। আরেকটা প্রশ্ন রাখবো যে বাংলার বাম রাজনীতির যে প্রভাব সেটা কমে যাওয়ার প্রধান কারণ আপনি কি মনে করছেন, বা যদি কি মনে হয় যে হঠাৎ করে কেন এই জায়গায় এসে দাঁড়ালো যে আসন সংখ্যা শূন্য থাকছে এবং আবার সেই শূন্যর থেকেই শুরু করতে হচ্ছে? কয়েকদিন আগে না কারণটা কি? আমি গেছিলাম কয়েকদিন আগে শ্রীলঙ্কা, এটা নিয়ে আমি একটা বইও লিখেছি, কয়েকদিন আগে বইটা প্রকাশিত হলো। সেখানে আমি গেছিলাম, একটা পার্টি 2019 সালে 3% ভোট পেয়েছিল, আর সেই পার্টিটা কিন্তু 2024 সালের নির্বাচনে 62% ভোট পেয়ে গেছে। কেউ ভাবতে পারেনি। তাহলে এই যে পরিবর্তনটা এরকম হয়, আমরা কোনোদিন, আমরা যখন রাজনীতি বর্তমান শুরু করি, আমরা কোনোদিন সরকার করব এটা ভাবতেই পারিনি কখনো। না মানে আপনার কাছে কি আমরা মনে মনে হয় যে করি দলের কি ভুল ছিল? এটা হচ্ছে এটাই কথা। সুতরাং রাজনৈতিক পরিস্থিতিটা না, কোনো মানুষের জয়টাও স্থায়ী না, কোনো মানুষের পরাজয়টাও স্থায়ী না। এটা ল্যাটিন আমেরিকার একজন বড় রাজনৈতিক নেতা, বিপ্লবী নেতা এই কথাটাই বলেছিলেন। সেই জন্যে এইটা স্থায়ী হবে না। কিন্তু এই যে তুমি যে কথাটা বলছো যে এটার কারণটা কি, সারা পৃথিবীতেই বামপন্থার উপরে একটা আক্রমণ শুরু হয়েছে, এবং সেটা একটা দক্ষিণপন্থীদের মধ্য থেকে। যে এক সময় যে পুঁজিবাদও, যেটা লিবারাল ডেমোক্রেসিতে যেটা বিশ্বাস করতো, আজকে পুঁজিবাদের একটা দেখা যাচ্ছে তারা সেটাকে জাতপাত ধর্মের আধারে এটাকে নিয়ে যাচ্ছে, এবং ইউরোপের দেশগুলোতে তাই হচ্ছে। সোভিয়েত রাশিয়ার পতন এইটা বামপন্থাকে দুর্বল করার ক্ষেত্রে একটা বড়। তারপরে এতগুলো দেশে সমাজতন্ত্র ছিল, সেই দেশগুলিতে আজকে সমাজতন্ত্র সেখানে নেই। এটা একটা আমাদের একটা বড় আঘাত, এটা বলা যেতে পারে। আর অনেক না শ্রেণীর মধ্যে একটা পরিবর্তন হয়েছে, অনেক সামাজিক পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে, একটা নিউ সেকশন অফ পিপুল, ইয়ঙ্গার জেনারেশনের সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। তো এই জায়গাটাতেই আপনাকে কাটবো যে সংখ্যা বেড়ে গেছে। ধরুন আপনার বয়স 30 বছর হতো ঠিক এখন এই সময়, তবে কি আপনি সিপিএমে যোগ দিতেন? অবশ্যই। কেন? তার একটা মতাদর্শ আছে, তার একটা সংস্কৃতি আছে, তার একটা সততা আছে, এবং তারা হচ্ছে গরিবদের পাশে দাঁড়ায়, শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ায়, কৃষকদের পাশে দাঁড়ায়। তারা একটা সমাজ, নতুন একটা সমাজ তৈরি করার কথা বলে, যেখানে এই তরুণদের জন্যে কাজের ব্যবস্থাটা গ্যারান্টেড থাকবে, সুনিশ্চিত থাকবে, যেখানে মানুষ নিজের কথাটা বলতে পারবে, কৃষকরা তারা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে, যেখানে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারবে। সেটা বামপন্থীরা ছাড়া এই ব্যবস্থা কেউ তৈরি করতে পারে না। সেই জন্যে এই নীতির প্রতি আমার 30 বছর, আমি যখন রাজনীতিতে আসি আমার তখন 18 বছর ছিল। 18 বছর বয়স, 17 বছর বয়সে আমি পার্টি মেম্বার পাইনি, 17 বছর বলে 18 বছর বয়সে আমি পার্টি মেম্বার পেয়েছিলাম, এবং এই স্বপ্ন আমাদের মধ্যে এখনও আছে, এটা থাকবে। এবং এই কথাটাই বলে যাবো আমরা নতুন প্রজন্মের কাছে বারবার। धन्यवाद सोमी। अशोकदा से लगातार बातचीत चल रही है। मेरा जो प्रश्न है अभी वह है, आप खुद इस बार मैदान में नहीं हैं, आप ऑलरेडी संन्यास भी ले चुके हैं, लगभग राजनीति से भी आप किसी पद पर भी नहीं हैं, तो जनता को क्यों लगे कि वामपंथ अभी भी मजबूत है? क्या शरदेंदु चक्रवर्ती जो कि इस बार आपके उम्मीदवार हैं आपकी पार्टी के, वो अशोक भट्टाचार्य की लेगेसी को वोट में तब्दील कर पाएंगे? पहले मैं बोलते हैं कि मैं संन्यास नहीं लिया है। कम्युनिस्ट पार्टी से कोई संन्यास, कम्युनिस्ट लोग ना कोई संन्यास नहीं लेता है। जितना दिन जिंदा रहेगा ना, हम तो एक रिटायरमेंट माने क्या, हमारा उम्र है, हमारा पार्टी के नया निर्णय हुआ है कि जो ज़्यादा जो बयस होगा 72 का बाद में पार्टी के लीडरशिप में नहीं रहेगा। लेकिन हम तो पूरा सब कार्यक्रम में, राम जॉय को साथ में सुबह से रात तक हम रहते हैं। हम तो एक जैसा यंगर है ना, उससे ज़्यादा परिश्रम हम करते हैं, क्योंकि ये हमारा एक नीति है। कभी हम संन्यास नहीं ले सकता है, हमारा पद की है नहीं, जनता के साथ में है।
पार्टी को जो एकदम साधारण जो कर्मी जो लोग जो है, जो सपोर्टर लोग जो है, उनको साथ में तो हम है। और जनता अभी तक बोलता है कि हमारे टाइम में जो काम हुआ सिलीगुड़ी के लिए जो हुआ है, ये नया जो आया है वो कोई करने नहीं सका। अभी तक सिलीगुड़ी को जनता सम्मान करता है। अभी तक एक उंगली उठाने नहीं सका कि हमारे ऑनेस्टी के बारे में। तो ये तो सबसे बड़ा रिकॉग्निशन है। ये तो मेरा है हमारा। इससे अरे एक रिकॉग्निशन मैंने जब मर जाएगा ना, वो हम रेड फ्लैग हमारा वो मेरा ऊपर में देगा। ये हमारा सबसे बड़ा आशा है। अब कुछ नहीं चाहता है। जयदा में आपकी झलक देख सकते हैं लोग, देख पाएंगे? एकदम जॉय को हम पार्टी में लेके आया। जॉय के उम्मीदवार बनाने के लिए मेरा भी एक कंट्रीब्यूशन है। हम जॉय को देखा इतना ऑनेस्ट, इतना सिंसियर और इतना साधारण जीवन यापन करते हैं। जॉय का हम देखता है जो जिम्मा उनको दिया गया है 100% वो किया है। उनके साथ में किसी के साथ में तुलना भी करना नहीं चाहिए। तो मतलब सिलीगुड़ी ये मान ले कि जो अशोक भट्टाचार्य जो विकास पुरुष के तौर पे जिनको देखा गया था, जिन्होंने सिलीगुड़ी को लगभग बहुत कुछ दिया है आपके टेन्योर में, जो 20 साल आप मंत्री थे, उसके बाद आप मेयर बने, उससे पहले आप चेयरमैन रहे, आपने हर चीज़ को, हर वर्ग को एक साथ रखने की कोशिश की। आपको कभी कभी तो मुझे जो सुनने में आया, क्योंकि मैं भी उस दौर में पत्रकारिता करता था, प्रभात खबर में था, उस समय में लोग कहते थे, दो नाम से जानते थे। एक तो अशोक दा डिप्टी सीएम के नाम से माना जाता था, आपको उप मुख्यमंत्री बोला जाता था, उत्तर बंगाल का एक जाना माना चेहरा थे आप, और मारवाड़ी लोग आपको अशोक अग्रवाल बोलते थे। ऐसे मतलब अशोक भट्टाचार्य थे। तो क्या वही रिफ्लेक्शन जय चक्रवर्ती कैरी कर पाएंगे अगर वो आते हैं आगे? तो पहले मैं बोलूँगा ये जे अब जो बोला ना कि मैं जो ये जो पद में रहे थे बहुत दिन, तो मेरा सबसे बड़ा जो सक्सेस हम बोलते हैं कि वो जो मारवाड़ी लोग जो है, बिहारी लोग जो है, राजवंशी है कि बस्ती में रहते हैं, मैं ना ये सबको सम्मान देता था, मर्यादा देता था। आज सिलीगुड़ी को जो बिहारी लोग को, जब यहाँ कांग्रेस के राज थे ना, बिहारी लोग को गाली दे के बात करता था। मारवाड़ी लोग को ये लोग बोलता था ये साला मावड़ा है, ये सब बात करता था। मैं उनको रिकॉग्निशन दिया है, सम्मान दिया है। ये है मेरा सबसे बड़ा काम। अभी भी जनता, हम गया था कुछ 2 दिन पहला, हम खालपाड़ा में गया था, बहुत मारवाड़ी लोग मेरा देख के बोलता है अभी तक आपको ही हम नेता मानते हैं। हो सकता है किसी भी कारण में उन लोग को वोट पहला हम लोग जो मिलता था, अभी उन लोग थोड़ा धर्म के आधार में वोट देता है, ये अलग चीज़ है। लेकिन हम उनको सम्मान करता है और वो भी हमारा सम्मान करता है। जॉय को हमें यही बोला कि सभी आदमी, जॉय तो हम बोला ना पहला, अरे जॉय को तो वाइफ तो नेपाली है, अगर वो जाति के आधार में, भाषा के आधार में उनको अपना जीवन में वो दिखाया, वो तो इनका तो नहीं किया है, वो तो उनको शादी किया है, लड़का है। तो जॉय भी जैसा मैं चलता था, जॉय जरूर इससे और सुधार करके वो और आगे ले जाएगा। और वो बोलता था कि अशोक दा ने जो किया है, इनकम्प्लीट जो काम है उसको कंप्लीट करना मेरा प्रायोरिटी होगा, ये बोलता है। और टाइम में बोलता है। आपने सिलीगुड़ी के मेयर के तौर पे बहुत काम किया। हाल ही में अभी जो प्रेजेंट जो मेयर हैं गौतम देव, वो बार बार ये आरोप लगाते रहते हैं कि आपके जो कार्यकाल था उस दौरान ही वाम शासन की नीतियों के कारण सिलीगुड़ी पिछड़ा है, सिलीगुड़ी का विकास नहीं हुआ है, सिलीगुड़ी की हालत ये है, दयनीय स्थिति है। आप किसी भी क्षेत्र में देखें, उनका कहना है कि सारी देन, चाहे फुटपाथ का इंक्रोचमेंट है या फिर सड़कों का जो जाम है, जो जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, वो सब दुर्दशा आपकी ही देन है। इस पर आप क्या कहेंगे उनके कार्यकाल के लिए? कुछ दिन पहले ना वही बोला है कि सिलीगुड़ी को विकास के लिए अशोक दा की बहुत बड़ा भूमिका है, हर आदमी को उनको सम्मान करना चाहिए, वो बोला है। ये दोनों उम्मीदवार ये बोला है। अभी तक सिलीगुड़ी के जनता देख रहा है, मैं जब मेयर थे, आप मेरा मेयर क्या था, ये सब बुझने होगा, समझने होगा। अगर कोई आपने बोलेगा कि 20 वर्षों में मिनिस्टर था, इसको मिनिस्टर के 20 वर्षों
रहने के टाइम में हमारा ऊपर में ना ज्योति बसु थे, ज्योति बसु था, हमारा ऊपर में बुद्धदेव भट्टाचार्य जी थे। हम जब मेयर थे ना, हमारे ऊपर कोई नहीं थे, हमारे ऊपर में कोई नहीं थे। हम एक ऑपोजिशन में रह के हम मेयर चलाया, 6 वर्ष मेयर था। तो 6 वर्ष में हम चलाया। तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट, एक गौतम देव ने कितना बाधा दिया। एक बार, एक आप नाम नहीं कहूँगा, एक तृणमूल कांग्रेस के एक मिनिस्टर ने बोला सिलीगुड़ी को पानी को मुझे बोला है कि देखिए अशोक बाबू, आपको बहुत दुख के साथ एक बात बोलता है कि पीने के पानी जो प्रोजेक्ट है, ये जो आपके ज़माना में तृणमूल कांग्रेस गवर्नमेंट करने नहीं चाहता है, ये सच बात वो बोलता है। इसके माने कि इतना बाधा, हम तो रुपया कहाँ से लेके आया। आज शंकर घोष ने बोला है कि एमएलए के काम करने नहीं सीखा सरकार को असहयोग के कारण में। मैं बोलूँगा जो अपना एमएलए को पैसा खर्चा नहीं करने सकता है, वो सीखेगा सिलीगुड़ी के लिए दिल्ली से कलकत्ता से रुपया ले आना। हम तो कुणाल घोष से पैसा लेके आया था, दूसरा तृणमूल कांग्रेस को राज्यसभा के मेंबर, कांग्रेस के राज्यसभा के मेंबर, और हमारा पार्टी के सीताराम येचुरी से पे पैसा लेके काम किया है। जब पैसा बंद कर दिया ना, दिल्ली में बीजेपी सरकार था, अब भेंट किया पूरी बोल के एक वो उस टाइम अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर थे, उनसे कन्विंस करके हम हाउसिंग फॉर ऑल, हम स्वच्छ भारत के जो पैसा, और जो हमारे कुछ ये गडकरी, उनको साथ में भेंट करके हम पैसा लेके आया था। हम जब मिनिस्टर थे, इस टाइम में मेयर नहीं थे, प्रणब मुखर्जी से जयराम रमेश, ये हमारा पार्टी को कोई ना था, प्रणब मुखर्जी सबसे ज़्यादा सहयोग तो हमको किया है। सोमेन मित्र एक दिन बोला था, वो प्रणब मुखर्जी हमारा लीडर है, लगता है प्रणब मुखर्जी हमको से आपको ज़्यादा पसंद करता है, क्यों। एक दिन ज्योति बसु मुझे बोलता था, अच्छा अशोक तुम्हें কিভাবে শিলিগুড়ি থেকে এত ভোটে যেত কেন, তুমি এত ব্যবসায়ীদের সঙ্গে তোমার এত ভালো সম্পর্ক কেন। আমি বললাম আমি এদেরকে সবাইকে সম্মান দিই, মর্যাদা দিই। এই শিলিগুড়ি ব্যবসা না বাঁচলে শিলিগুড়ি অর্থনীতি বাঁচবে না। শিলিগুড়ি অর্থনীতিকে বাঁচাতে গেলে এই ব্যবসাটাকে বাঁচাতে হবে। শিলিগুড়ির পরিমণ্ডলকে বাঁচাতে গেলে শিলিগুড়ির যে বিশেষ পলিটিক্যাল কালচার একটা আছে শিলিগুড়ি, যেটা অন্য জায়গাতে নেই, সেটাকে বাঁচাতে হবে। শিলিগুড়ি একটা মডেল, আমরা এই নির্বাচনে চাই শিলিগুড়ি মডেলটাকে আবার পুনঃস্থাপন করতে, শিলিগুড়ি মডেলটাকে আমরা নিয়ে আসতে চাই। এই মডেলটা সারা ভারতবর্ষে পপুলার হয়েছিল সেই সময়তে, কিন্তু সবটা আমি করেছিলাম কিন্তু বিরোধী দলে থেকে। কাজ করা যদি সদিচ্ছা থাকে না, তাহলে এর মধ্যেই কাজ করা যায়, সেটা আমি দেখিয়েছি, কিন্তু আমরা দেখিয়েছি সেটা। শঙ্কর ঘোষ এই কথাটাই বলেছিল, নানা রকমভাবে সেই কথা কি বলেছে, সে বলেছে ডবল ইঞ্জিনের কথা বলেছে, সে কেন্দ্রের সরকারে আছে, গৌতম দেব আজকে রাজ্যের সরকারে আছে, ডবল ইঞ্জিন তাদের কাছে, কিন্তু সেই ডবল ইঞ্জিন টোটালি ব্যর্থ। ডবল ইঞ্জিনের কতটুকু টাকা তারা শিলিগুড়ি, আমি চলে যাওয়ার পর সমস্ত মানুষ এই কথা বলে, দেখুন তারা ভোট দিন কি না দিকে আমি জানি না, প্রত্যেকটা লোকই যেখানে যাচ্ছে একই কথা বলছে, যা কাজ আপনার সময় হয়েছে, আপনার পরে। আমি কালকে একটা গেলাম 5 নম্বর ওয়ার্ডে, সবাই একই কথা বলছে। এই কতগুলো কলোনি বস্তির গরিব মানুষগুলো, রিক্সাওয়ালাটা যেতে যেতে বলে, টোটোওয়ালাটা যেতে যেতে হাত দেখিয়ে বলে আমরা আছি আপনার সাথে, আপনি আপনার সময়তেই কাজ হয়েছে। এটা তো মানুষ স্বীকৃতি দেয়, রিকগনিশন দিয়েছে, কিন্তু আমি তখন বিরোধী দলে ছিলাম। তাহলে বিরোধী দলে থাকলেও কিন্তু করা যায়, সেটা কিন্তু ওরা করে। আবার ওরা যে সরকারে আছে, দুটো ডবল ইঞ্জিনের কোনো এফেক্ট আমরা কিন্তু শিলিগুড়িতে দেখতে পাচ্ছি। অশোকদা, আরেকটা প্রশ্ন রাখবো যে সিপিএম এবং বিজেপি, এই যে দুটো শক্তি, এই দুটো শক্তির মাঝে আসন্ন নির্বাচন অর্থাৎ এই বিধানসভা নির্বাচনে সিপিএম নিজেকে কোথায় দাঁড় করাচ্ছে, এবং মানুষ এমনিতে যদি বলা যায় এখন থার্ড অপশান হিসাবে কেন বামেদেরকে বেছে নেবে, মানে আপনি কি মনে করছেন? প্রথম কথাটা যেটা হচ্ছে যে আমরা যেটা চাই, তৃণমূল কংগ্রেসকে সরাতে চাই, কিন্তু আমরা মনে করি যুক্তিসঙ্গতভাবেই আমরা মনে করি তৃণমূল কংগ্রেসকে কখনো বিজেপি হারাতে পারবে না। বিজেপি 3 বার সুযোগ পেয়েও বিজেপি পারে নাই।
সুতরাং বিজেপি যখনই পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে বিজেপির যখন আবির্ভাব ঘটলো, আজকে তৃণমূল কংগ্রেস 15 বছর ধরে সরকারে আছে। এই সরকারে থাকার কারণটা কি? সরকারে থাকার কারণটা হচ্ছে 2011 সালে তৃণমূল কংগ্রেস একা যেতে নেই, বিজেপির সহযোগিতা নিয়েছে, কংগ্রেসের সহযোগিতা নিয়েছে, এসইউসির সহযোগিতা নিয়েছে, বিমল গুরুংয়ের সহযোগিতা নিয়েছে, ওই মাওবাদীদের জঙ্গলমলের সহযোগিতা নিয়ে কিন্তু তৃণমূল কংগ্রেস সিপিএমকে, বামফ্রন্টকে হারিয়েছিল। তৃণমূল কংগ্রেসের যতদিন পর্যন্ত বিজেপি রাজনীতিতে কোনো স্থান করে নিতে পারে নাই, ততদিন পর্যন্ত কিন্তু কোনো বাইনারি পলিটিক্স হয়নি। বাইনারি পলিটিক্সটা ধর্মের আধারে হয়ে গেল কখন? যখন বিজেপি আত্মপ্রকাশ করল। সেই জন্য বিজেপির ভোট যদি দেখা যায়, তাহলে বিজেপির ভোট গত কয়েক বছরের মধ্যে, যারা হিন্দুত্বের পার্টি বলে, হিন্দুদের ভোট কিন্তু বিজেপির পক্ষে হিন্দুরা বেশি ভোট দিচ্ছে না, হিন্দুদের ভোটটা ডিক্লাইন করছে, বিজেপির পক্ষে যাচ্ছে না, বরঞ্চ বিজেপি বিরোধী ভোটটা কিন্তু ওপর দিকে যাচ্ছে। তাহলে কি কোনোভাবে সেই জন্য আমরা বলতেছি, হ্যাঁ, এই জন্য আমরা বলছি বিজেপি কখনো তৃণমূল কংগ্রেসকে হারাতে পারবে না। তাদের মধ্যে একটা বোঝাবুঝি আছে। কিছুদিন আগেই আমরা এটা দেখেছি, একজন আরএসএসের একজন বড় কার্যকর্তা এখানে এসেছিলেন, তিনি বলছেন বামফ্রন্ট সরকারের সময়তে আরএসএস বিজেপির কোনো অগ্রগতি ঘটে নাই, কেন বামফ্রন্ট খুব মতাদর্শিক পার্টি, ইডিওলজিক্যাল পার্টি, তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করা খুব কঠিন। কিন্তু তৃণমূল সরকারে আসার পর আমরা অনেক সহযোগিতা পেয়েছি বলে আজকে আমরা অনেক আরএসএসের শাখা আমরা বাড়াতে পেরেছি, এবং থ্যাঙ্কস টু এই তৃণমূল সরকার মমতা ব্যানার্জিকে তারা দুর্গার সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। তারা বিজেপি চাই না আন্তরিকভাবে তৃণমূল কংগ্রেস এখান থেকে চায়। বামপন্থীরাই একমাত্র পারে তৃণমূলকেও হারাতে, বিজেপিকেও হারাতে, বিকল্প হচ্ছে বামপন্থীরা। এইটা মানুষের কাছে, বামপন্থ সরকার তো দেখিয়েছে 34 বছর, শিলিগুড়িতে যত উন্নয়ন, গ্রামের উন্নয়ন, শহরের উন্নয়ন, পঞ্চায়েত ব্যবস্থা, পৌর ব্যবস্থা, শিল্পায়নের চেষ্টা, আজকে পশ্চিমবঙ্গকে তৃণমূল কংগ্রেস কোথায় নিয়ে গেছে? ভারতবর্ষের 14তম রাজ্যে পরিণত করে। দরিদ্রতম রাজ্য পশ্চিমবঙ্গের স্থান এখন উড়িষ্যা, বিহার, আসামের থেকেও নিচে চলে গেছে। পার ক্যাপিটা ইনকামের দিকে কেরালা হচ্ছে হায়েস্ট, আর পশ্চিমবঙ্গের 16তম স্থানে হচ্ছে পার ক্যাপিটা ইনকামে পড়ছে। কেন? এই মমতা ব্যানার্জিরা ক্ষেত্রে। তারপরেও কিন্তু আমরা এই কথাটা বলছি, কোনো একটা এত বড় অন্যায়, এই যে অভয়ার যে বিচার, তৃণমূলের সরকারের পুলিশ যা বলছে, সিবিআইও তাই বলছে। তাহলে সত্যি কি এই যে এত বড় দুর্নীতি হয়েছে, এই কি বলে, ওই যে একটা চিটফান্ডের দুর্নীতি থেকে শুরু করে স্কুল দুর্নীতি, সব তো সিবিআইকে দেওয়া হয়েছে। একটা সিবিআই কাউকে দোষী সাব্যস্ত প্রমাণ করতে পেরেছে? কোনো চেষ্টা করেছে? তাদের আন্তরিকতা আছে? কারণটা হচ্ছে ওদের ওপর থেকে, আমি নাম বলছি না, আপনারা সবাই জানেন কে এত বড় দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত। তার কোনো আয় নাই বলে তার বাড়িটা কত বড়, তার বাড়ি কত বড়, তার বাড়ি। যদি অনেক মুখ্যমন্ত্রী যদি গ্রেপ্তার হয়ে থাকে, কেজরিওয়ালের মতন মানুষ যদি গ্রেপ্তার হয়ে থাকে, ওই ঝাড়খণ্ডের কি হেমন্ত সোরেনকে যদি গ্রেপ্তার করা হয়ে থাকে, তাহলে এরা গ্রেপ্তার হয় না কেন? কোনোদিন দেখা গেছে শিক্ষামন্ত্রী জেলে এতদিন পর্যন্ত, সেটা কোথায় একটাই দুটোই হয়তো কিছুটা করেছে, কিন্তু এই নেতা তো তারও করা উচিত, করলো। তার মানে আমি এটা বলছি, কখনোই তৃণমূলের যে মতাদর্শটা, তৃণমূলের তো কোনো অআদর্শিক পার্টি, কোনো মতাদর্শ নেই। তৃণমূল শাসনের প্রচুর অন্যায় হচ্ছে, প্রচুর দুর্নীতি হচ্ছে, প্রচুর হিংসা হচ্ছে। আজকে তো এটা তো এই যে আজকে কতগুলো নির্বাচন কমিশন এই যে তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে অনেক যে ব্যবস্থা নিতে বাধ্য হচ্ছে, কেন? এটা তো দায়িত্ব তৃণমূল কংগ্রেস নিজেই। একজন ডিজি সে তৃণমূল কংগ্রেস দল করছে, তারপরে 3 দিনের পরে রিটায়ার হওয়া, 3 দিন পরে সে এমপি হয়ে গেল। রাজনীতিকরণ যেমন বিজেপি করছে প্রশাসনকে, নির্বাচন কমিশনকে, তেমনি তৃণমূল কংগ্রেস গভর্নমেন্টও রাজনীতিকরণ করছে। এই দুটোই একই। মানে আপনি মেনে নিচ্ছেন যে থার্ড অপশন হিসেবে বামেদেরকে বাঁচবে? বাম এবং গণতান্ত্রিক। শহরের মেয়র হিসেবে যখন আপনি ছিলেন, তখন কোন বিষয়টাতে, এমন কোনো একটা বিষয় যেটা মনে হয় যে সেই জায়গাটা একটা বড় ভুল সিদ্ধান্ত ছিল, মানে এই সময় সেই জায়গাটা রিগ্রেট ফিল হয়, কিংবা এমন কোনো সিদ্ধান্ত যেই সব সিদ্ধান্ততে আপনি নিজেকে গর্বিত বোধ করেন? মানে দুটো দিকই। একটা তো আমার যেটা মনে হয়েছে যে
একটা ভুল বুঝেছে আমাদেরকে মানুষ। শিল্পায়ন করতে গিয়ে একটু তাড়াহুড়া হয়ে গেছিলো জমি অধিগ্রহণের বিষয়টি। কারণ আমরা তো মানুষকে জমি দিয়েছি, 50 লক্ষ মানুষ ভূমি সংস্কারের দ্বারা আমাদের সরকারের দ্বারা তারা উপকৃত হয়েছে, বেনিফিটেড হয়েছে। আমরা যদি তাদের কাছে আরও একটু ধৈর্য ধরে অ্যাপিল করতাম, বোঝাতাম যদি শিল্পায়নটা কেন দরকার, আজকে তো সেই মানুষরা কিন্তু বুঝতে পারছে, সিঙ্গুরের মানুষরা বুঝতে পারছে। আমাদের একটু ব্যালেন্স করে আমাদের চললে সেটা ভালো হতো। এটার রং একটা বার্তা গেছে। বিশেষ করে যে কৃষকরা আমাদের কাছ থেকে জমি পেয়েছিল, অনেক কৃষকরা মনে করেছিল যে সিপিএম বোধহয় জমি কেড়ে নিচ্ছে। না, আমরা জমি কেড়ে নিচ্ছি না, কিন্তু এটা ভুল একটা বুঝেছিল। এটা 1 নম্বর। 2 নম্বরে বিরাট একটা ইনফর্মাল সেক্টরের সৃষ্টি হয়েছে ভারতবর্ষে বা বাংলাতে। প্রচুর মানুষ, বাংলার মানুষ না এখন অসহায় হয়ে গেছে, বিপন্নতা বোধ করছে। মানুষ ইয়ঙ্গার জেনারেশন কোনো স্বপ্নই দেখছে না। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস তো তরুণের স্বপ্ন বলে একটা লেখা লিখেছিলেন। তরুণের স্বপ্ন, আজকে তরুণের স্বপ্ন দেখতেই পাচ্ছে না, তরুণের স্বপ্ন দেখার পথকে রুদ্ধ করে দিচ্ছে। মানুষ কোনো রকমে এখন বেঁচে উঠতে থাকা যায়, এই অবস্থা সৃষ্টি করেছে কে? তৃণমূল কংগ্রেস গভর্নমেন্ট, মমতা ব্যানার্জি এটাকে সৃষ্টি করেছে। মানুষের এক্সপেকটেশন অ্যাসপিরেশনটাকে, ভাতাটা ঠিক আছে দেওয়া ভালো, কিন্তু এই ভাতার মধ্যে আবদ্ধ রাখছে। এই যে এর বিরুদ্ধে মানুষকে যে সচেতন করা, এই যে বিরাট ইনফর্মাল সেক্টর, এইটার মধ্যে প্রবেশ করা, এই মানুষদের দুঃখ কষ্টের ভিতরে আরও বেশি গভীরভাবে আমাদের যাওয়া উচিত ছিল। এই জায়গাটা আমাদের ভুল। আর গর্বের বিষয় কোনটা? গর্বের বিষয় হচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে আমাদের বামফ্রন্ট সরকারের সময়তে শান্তি সম্প্রীতি দেখেছি। এই যে তুমি যে বললেন না কিছুক্ষণ আগে, ওই যেটা বল সঞ্জয় যেটা বলছিল, এই যে উন্নয়নের কাজের ক্ষেত্রে বামফ্রন্ট কয়েকদিন আগে কেরালাতে একটা কম্প্রিহেন্সিভ, একটা ইনক্লুসিভ ডেভেলপমেন্ট, যেমন আমি শ্রীলঙ্কাতে গিয়ে আমি ওখানে দেখে এলাম, ওখানে একটা ইনক্লুসিভ ইউথ পলিসি তৈরি করেছে। এই যে আমরা বলছি না আমরা কিছু ইউথকে দিচ্ছি, এটাই সব না, কিন্তু মূল কথা হচ্ছে ডিসিশন মেকিং প্রসেসের মধ্যে, সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়ার মধ্যে এই যুবদের যুক্ত করতে হবে। এটা হচ্ছে ইনক্লুসিভ একটা পলিসি, যেটা আমরা সেভাবে করতে পারি। আর এই যে বিরাট একটা ইনফর্মাল সেক্টর, এইটার মধ্যে আমাদের কিন্তু তাদের পাশে আরও বেশিভাবে দাঁড়ানো দরকার ছিল, এটা বোঝা দরকার ছিল। অমর্ত্য সেন একটা কথা বলেছেন, পরিকল্পনা, যে কোনো পরিকল্পনা তৈরি করার ক্ষেত্রে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস প্রিকন্ডিশন অফ ডেভেলপমেন্ট ইজ, উনি বলেছেন কি, সেটা হচ্ছে সম্প্রীতি এবং সামাজিক সংহতি। এইটা হচ্ছে এটা না থাকলে কখনো উন্নয়ন এটা হতে পারে না। এবং তিনি আরেকটা কথা বলেছেন, শহর বা গ্রামের সবচাইতে বড় সম্পদটা কি? সবচাইতে বড় সম্পদটা যেটা হচ্ছে অর্থনৈতিক সম্পদ, প্রাকৃতিক সম্পদ না, ধর্মনিরপেক্ষতা। এইটাকে আমরা সতী বসু, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এইটাকে রক্ষা করেছে, সংবিধানকে রক্ষা করেছে। এতটুকু আমরা আইনের, সংবিধানের বাইরে কখনো যাইনি। আমাদের কোনো মন্ত্রীরা, কোনো বিধায়কদের বিরুদ্ধে একটা আঙুল কেউ তুলতে পারে না তারা দুর্নীতি করেছে, কেউ বলতে পারে না। এইটা আমাদের গর্বের। লাল ঝান্ডাকে এখনও রাজনীতি করি, বামপন্থী মাথাটা উঁচু করে, এটাই আমাদের কাছে তথ্যটা। ধন্যবাদ। मेरा अब लगभग हम आखिरी चरण में है। एक सवाल है, वामपंथ डिजिटल प्लेटफॉर्म और नए संचार माध्यमों से, माने सोशल मीडिया माध्यम में खुद को ढालने में देर कर गया, या फिर उसकी विचारधारा आज के डिजिटल समाज में उतनी प्रभावी नहीं रह गए? माने মানুষ বুঝতে পারছে না আপনাদেরকে, নাকি আপনারা দেরিতে আসছেন সোশ্যাল মিডিয়াতে? না, আমরা সোশ্যাল মিডিয়াতে তো অবশ্যই আছি। আমাদের কেউ বলে আমরা কম্পিউটার, না, কম্পিউটারে আমরা বলেছি কম্পিউটার দিয়ে বা এআই দিয়ে এই যে লোক সংখ্যা, জনসংখ্যা বা মানে কর্মী সংখ্যাকে যে হ্রাস করা, এইটার বিরুদ্ধে আমরা এই সিস্টেমের কখনো বিরুদ্ধে টোটালি আমরা ব্যবহার করছি। আমাদের ইয়ঙ্গার জেনারেশন তো এইটা দিয়েই তো হাতিয়ার আমাদের সবচেয়ে বেশি। কিন্তু এর জন্য প্রচুর টাকা দরকার, যেটা অন্য পার্টি করছে, এত টাকা আমাদের কাছে নেই। সেটাই আমাদের একটা দুর্বলতা আছে, যেটা ওদের কাছে আছে। আমাদের যে একটা বাচ্চা মেয়ে আমাদের দাঁড়িয়েছে, আরফিন বলে একটা মেয়ে, আরে বাবা, ও তো মানে সব কিছু তো ও করে এত অল্প বয়সে। সুতরাং আমরা এটার বিরুদ্ধে থাকবো কেন? কিন্তু যখনই এআই দিয়ে কর্মী সংখ্যা হ্রাস করা হচ্ছে, বেকারি বৃদ্ধি করা হচ্ছে, আমরা তার বিরুদ্ধে। एक और सवाल है, क्या आप मानते हैं आपने शंकर घोष को तैयार किया?
और वही आज आपके खिलाफ खड़े हैं। 2021 में भी खिलाफ खड़े थे, आज भी आपके अपोजिशन में ही है। क्या आपको लगा कभी कि राजनीति में अपने ही सबसे बड़े प्रतिद्वंदी बनते हैं, माने कॉम्पिटिटर है? कभी साथ काम करने वाले शंकर घोष से आज आपके संबंध कैसे हैं? क्या आपका अभी भी लगातार बातचीत होता है राजनीति या पर्सनल तौर पे उनसे? हम उनको यही बात बोलूँगा कि देखिए, हमारा एक राजनीति पॉलिटिकल कल्चर है। हमारा साथ में उनको साथ में भेंट होगा तो बात नहीं करेगा, नहीं हम ऐसा नहीं है, बात तो जरूर करेगा। जो भेंट होगा, गौतम बुद्धदेव के साथ में भेंट होगा तो बात तो करेगा, वो जरूर क्यों नहीं करेगा। ये राजू बिस के साथ में उनको जो एमएलए होगा, जो है, जो एमपी बा जो मेयर है, जो मिनिस्टर है, दे डिजर्व सम रिस्पेक्ट। सबको साथ में साथ ही, ये तो एक अलग चीज़ है। लेकिन शंकर का सबसे बड़ा जो खराब है, वो जो आइडियोलॉजी में विश्वास करते हैं, उसको लेफ्ट से टोटली राइट में चला गया है। वो एक रिलीजियस पॉलिटिक्स में शामिल हो गया। इसके लिए ये रिलीजियस में वो धर्म के विश्वास करता है, इसके नहीं। ये बोलते हैं ना कुछ यहाँ एक यहाँ एक, इसको तो विश्वास करता है नहीं। सिर्फ वो एमएलए बनने के लिए गया है। हम बोलता है, हम कॉन्फिडेंटली बोलता है वो एमएलए बनने के लिए गया। कोई हमारा साथ में बहुत बीजेपी के साथ में बातचीत होता है। एक दो दिन खालपाड़ा में गया था, कुछ आदमी ये बोला था कि शंकर घोष को हम लोग विश्वास ही नहीं करता है वो बीजेपी है कि नहीं। जो करना चाहिए तो वो सिंसियरली तो करना चाहिए। यहाँ एक, दूसरा एक, रात में एक, दिन में नहीं। ये तो सिर्फ एमएलए बनने के लिए यार, कुछ नहीं। हमारे सामने कोई झगड़ा नहीं हुआ था। हम तो सबसे ज़्यादा प्यार करता था, हम तो उनको सबसे इम्पोर्टेंस ज़्यादा देता था। हम जो मेयर परिषद में था, डीवाईएफ में जो था, हमारा घर में तो हरदम ही आता था। किसी भी टाइम में बोल सकता है कि हम लोग उसको अपमान किया है। वो लास्ट इलेक्शन में एक ही बात किया है, सीपीएम ने हमको मर्यादा ना दिया है, सम्मान नहीं दिया है, इसलिए हम पार्टी छोड़ दिया। नहीं, गलत बात है। सीपीएम जो सम्मान दिया है, पार्टी को डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी मेंबर बना दिया था। उनको हम बोला था तुम होल टाइमर हो जाएगा, तुम पार्टी का फ्यूचर होगा, ये भी हम बात बोला था। पार्टी कोई असम्मान उसको नहीं किया है, लेकिन वो प्रचार किया लास्ट टाइम में एक ही। अभी आदमी लोग समझता है ये गलत बात है। 5 वर्षों में उनको नॉन परफॉर्मिंग एमएलए है, नॉन परफॉर्मिंग एमएलए। हम तो बोलता है हमारे टाइम में हम लोग एमएलए था कि मेयर था, विकास बाबू था, और वो जो एमएलए हुआ कि मेयर हुआ, कंपेयर कीजिए, कंपेयर करके देखिए क्या हम था वो क्या हुआ। कोई उसको कोई सदिच्छा ही नहीं है काम करने के लिए। एक तो एमएलए चीफ व्हिप हुआ है, दिल्ली के साथ में संपर्क हुआ है। एक प्रोजेक्ट सिलीगुड़ी में दिल्ली से लेके आया, एक प्रोजेक्ट। ये जो गरीब लोग है ना, रेल के जो बस्ती में रेल के जमीन में जो रहते हैं, पट्टा लेके आएगा बोला कि लेके आया, पट्टा दिया है रेल के जमीन में आदमी को कुछ कोशिश किया है। एमएलए रुपया जो अपना एमएलए लैंड को खर्चा करने जो नहीं सकता है, हम तो विरोधी रह के भी, वो एक जयसी दासगुप्त तो बोल के एक डीएम थी, वो तो हमारा कम करने नहीं था। हम तो उनको विरोध आंदोलन करके डीएम को हम विरोधी रह के भी बुद्धि कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। हमको हाथ था उसमें उनको ट्रांसफर करने के। पूरा 100% काम हम किया है हमारा एमएलए ने। कोई नहीं, उनको इसके प्रमाण होता है ही इज ए नॉन परफॉर्मिंग एमएलए। मैं एक छोटा सा सवाल पूछूंगा शंकर घोष के बारे में। आपने जो कहा उसके आधार पे क्या आप ये मानते हैं कि अगर शंकर घोष, आप कह रहे हैं कि शंकर घोष एमएलए की चाहत में बीजेपी में गए, तो आप क्या मानते हैं कि इस बार अगर उनको एमएलए पद नहीं मिलता है, वो नहीं जीतते हैं, तो क्या फिर आपको लगता है कि वापस आपके पास आ सकते हैं? हो सकता था अगर उसको जो एमएलए बनना ही, एमपी बनना ही जिसके एम्स एंड ऑब्जेक्ट्स है पॉलिटिक्स में, वो इसमें ये भी हो सकता है, होता था। अभी बीजेपी से तृणमूल से आना जाना कितना होता है, तृणमूल से जाता है, बीजेपी जाता है। শুভেন্দু অধিকারী কোন হয় না, মানে এখন এই সিচুয়েশনে কি আসতে পারে বলে মনে করছেন যদি হেরে যায়? আরে আমি যাদের মধ্যে এরকমই মনোভাব আছে আমাকে যেভাবে ওকে এমএলএ হতে হবে, বামেরা কি ওকে ফিরিয়ে নেবে? কেন নেব? এটা বিজেপিতে যেতে পারে, সে তৃণমূল একবার হাওয়া উঠেছিল ওর নাকি তৃণমূলে যাচ্ছে, এরকম আমি শুনেছিলাম এরকমটা। আমরা কখনো কেন নেব? যে আদর্শচ্যুত যে হয়েছে তাকে আমরা কেন নেব? আমার কোনো বুঝতেই নেই। কিন্তু
এরকম নেতারা বহু আছে, যে অনেক নেতা এরকম আছে যাদের কাছে এমএলএ এমপি বানাটাই হচ্ছে প্রধান, কোন পার্টিটা আমি করছি এদের কাছে প্রধান না। আমরা এটা এই মতাদর্শে বিশ্বাস করি না। আমাদের একটা নিজস্ব আদর্শ আছে এবং আমাদের একটা অর্গানাইজেশনাল প্রিন্সিপাল আছে, প্রিন্সিপালকে ধরে আমরা এগোই। 2026 में आपकी सबसे बड़ी रणनीति क्या होगी, आइडियोलॉजी या एंटी इनकम्बेंसी? हमारा दो एंटी इनकम्बेंसी हैं। नॉर्थ बंगाल में जैसा तृणमूल कांग्रेस सरकार है उसके विरुद्ध में एक एंटी इनकम्बेंसी है, एंटी इनकम्बेंसी ऑफ बीजेपी भी है। लास्ट 3 ठो इलेक्शन में 19 साल में बीजेपी उत्तर बंगाल से 8 में 7 मिला था। 54 सीट्स में विधानसभा में ज़्यादा सीट बीजेपी के हाथ में, लगता है 30 की 34-35 सीट बीजेपी के हाथ में है। उसको परफॉर्मेंस क्या है? नॉर्थ बंगाल को बीजेपी के कोई एमपी है, वो एमपी को परफॉर्मेंस क्या है? नॉन परफॉर्मेंस। एमएलए को नॉन परफॉर्मेंस। बीजेपी के एक ही काम है विधानसभा में, विधानसभा बॉयकॉट करना। वो तो हल्ला करके विधानसभा बॉयकॉट करता है। और शुभेंदु अधिकारी का कल्चर क्या है? तृणमूल कांग्रेस कल्चर है, अभी तक तृणमूल कांग्रेस कल्चर है। वो तो सबसे इज टोटली हमारा मेरा साथ में भी बहुत आदमी को बात होता है, बीजेपी को बहुत आदमी को बात होता है। अभी तक बहुत नेता लोग, दिल्ली का नेता लोग, वो विश्वास ही नहीं करता है शुभेंदु अधिकारी को कि वो बीजेपी में पूरा 100% है, लेकिन अभी तक एक बार जेल में एक बार बेल में बोलता है ना, ऐसा एक बार तृणमूल में और एक बार बीजेपी में है। विश्वास ही नहीं करता बहुत आदमी उनको कि जो 100% तो तृणमूल वो दिखाते हैं, परीक्षा दे रहा है कि हम भी बीजेपी है, हम भी आरएसएस है, लगा टीका लगा के और थोड़ा मुसलमान के विरुद्ध में गालागाली दे के ये कोई पॉलिटिक्स नहीं हो सकता। बंगाल में नहीं होगा ऐसा, बंगाल में ऐसा पॉलिटिक्स। मेरा आखिरी सवाल, एक समय में सीपीएम का मुख्य विरोधी था कांग्रेस, आज कांग्रेस की स्थिति को आप कैसे देखते हैं? आपकी और कांग्रेस की स्थिति को आप कैसे? ऑल इंडिया में ऑल्टरनेटिव पार्टी है। बीजेपी को सबसे बड़ा ऑल्टरनेटिव पार्टी लीडर ऑफ द अपोजिशन कांग्रेस की है, तो कांग्रेस को और ज्यादा। सिलीगुड़ी में स्थिति क्या है उसकी, चौथी स्थिति पर या फिर तीसरी या दूसरी? ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हम चाहता था कांग्रेस के साथ हम एडजस्टमेंट करना हम चाहता था, लेकिन हुआ नहीं आपका अलायंस? नहीं हुआ, वो नहीं किया, उनको कोई फायदा इसमें नहीं मिलेगा। लेकिन हम लोग और कांग्रेस अगर एक होता था। मगर आप लोग आइडियोलॉजी की बात करते हैं, अभी आपने कहा कि आप पश्चिम बंगाल में सबसे ज़्यादा आप लोग तृणमूल की नीतियों के विरोध में हैं। नहीं, हम पश्चिम बंगाल में आइडियोलॉजिकली सबसे विरोध है बीजेपी के नीति, बीजेपी का। और आइडियोलॉजी के तृणमूल कांग्रेस को तो हम क्या बोला है, बांग्ला में बोलता है ना अआदर्शिक पार्टी, ये नॉन आइडियोलॉजिकल पार्टी। तो फिर उसके साथ उनके साथ में क्या लड़ाई करेगा? तो फिर उसके साथ कल्चरल आप लोग वो क्यों कर रहे हैं, पैचअप क्यों करते हैं? इंडिया क्यों बनाया आपने, माने ऐसा क्यों सिद्धांत आया आपकी? फैसीवाद के विरोध में फैसीवाद आ जाएगा ना। बीजेपी एक फैसिस्ट पार्टी है। बीजेपी सरकार जो बनाया ना, वो जनता को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में विश्वास नहीं करता है, वो घृणा और विद्वेष हेट पॉलिटिक्स में विश्वास करता है, वो धर्म के नाम में राजनीति करता है। वो जैसा हिटलर जैसे किया था, यहूदी के विरोध में एक फैसिस्ट करके एक करके देश को दखल करता था। बीजेपी का ये है, बीजेपी किसी भी संप्रति की नीति। विवेकानंद जो बोला था, हिंदू धर्मों के सबसे बड़ा चीज है सहनशीलता। विवेकानंद এটাই বলেছিল, সব ধর্মকে সত্য বলে বিবেকানন্দ তিনি বলেছিলেন, তাকে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন সমস্ত ধর্মকে। শিকাগোতে যখন বক্তৃতা দিয়েছিলেন, যে বিবেকানন্দ থেকে কি এরা বেশি হিন্দু নাকি? সেই জন্য আমরা বলি হিন্দু আর হিন্দুত্ব এক না। হিন্দুত্ব মানে একটা ঘৃণা করা, আর হিন্দু ধর্ম তো আমরাও হিন্দুতে লিখি, যখন আমরা লিখি ওরা তো তা বলছেন হিন্দুটাকে হিন্দুত্ব করে দিয়েছে। সেই জন্যে মতাদর্শগতভাবে বিজেপি প্রধান অবশ্যই সত্য, দুটো দলকে পরাজিত করতে হবে। বিজেপিকে পশ্চিমবঙ্গে পা ফেলবার স্থান দিয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস, সেই জন্য আমরা তৃণমূল কংগ্রেসকে শুধু অর্থনৈতিক দিক দিয়ে টোটালি ফেলিয়ার, পশ্চিমবঙ্গকে একটা পুয়ার স্টেটে পরিণত করে দিয়েছে। 14তম 16তম জায়গাতে নিয়ে গেছে। পার ক্যাপিটা ইনকাম কম, পার ক্যাপিটা এক্সপেন্ডিচার কম। এডুকেশনের আজকে ছেলেমেয়েরা স্কুল কলেজে ভর্তি হচ্ছে না, ওরা বলছে ভর্তি হয়ে কী করবো, ভর্তি হওয়ার পরে পাস করে কী করবো, টাকা নাই, 15 লাখ টাকা দিতে পারবো না, চাকরি পাবো কোথা থেকে?
এই সব করছে, তার বিরুদ্ধে কিন্তু সিবিআই থেকে বিজেপি কিন্তু একটা ব্যবস্থাও নেই। আর বিজেপি যেটা খারাপ করছে সেটা হচ্ছে বিভিন্ন যে কনস্টিটিউশনাল যে ইনস্টিটিউশনগুলো আছে, যেগুলো সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠান, সেগুলো রাজনীতিকরণ করেছে। তৃণমূল কংগ্রেস পুলিশকে রাজনীতিকরণ করেছে, প্রশাসনকে রাজনীতিকরণ করেছে, আইএস, আইএপিএস, ডব্লিউবিসিএস অফিসারদের সবাইকে তৃণমূলের ক্যাডার বানিয়ে দিয়েছে। এইগুলোর আমরা বিরুদ্ধে, কোনো দিন আমরা এটা করি না, কোনো দিন না। আমরা কোনো দিন কোনো আইএস, আইএপিএস অফিসারদেরকে তুমি বলতাম না, আমরা গাড়ির ড্রাইভারকে তুমি বলি নেই কোনো দিন, আপনি বলতাম সবসময়, তাকে সম্মান দিতাম। আজকে তো মনে করছে তার ব্যক্তিগত ব্যাপার, ফ্যামিলি বানিয়ে দিয়েছে। এরকমভাবে হয় নাকি কখনো? তাকে কথা দিয়ে দিয়েছে, তিনি ডিজি থেকে তৃণমূলের কাজ করেছেন, তারপরে তিনি আইপিএস সার্ভিস, আইএসটা হচ্ছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ক্যাডার। তো তারা কিছু ব্যবস্থা নিতে পারতো না? ব্যবস্থা নিয়েছে নাকি কিছু এখন পর্যন্ত বলা যেতে পারে? কোনো ব্যবস্থা বিজেপি সরকার তৃণমূলের বিরুদ্ধে নেয়। আমি একটা পরিষ্কার বলছি, তারা বলছে তৃণমূল থাকুক, সেটা আমরা চাই, আমাদের কাজ তৃণমূল সরকারকে দিয়ে হয়ে যাবে। बस अब यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, मैं चाहूँगा एक या दो ही सवाल लेंगे। उससे पूर्व मैं अशोक दा के पास एक सवाल छोड़ रहा हूँ कि इस समय सिलीगुड़ी विधानसभा में हिंदी भाषियों का बहुत ज़्यादा, अशोक दा मैं आपसे कनेक्ट कर रहा हूँ कि इस वक्त सिलीगुड़ी विधानसभा में हिंदी भाषियों का वर्चस्व बहुत ज़्यादा है। एक प्रभावी रणनीति की आवश्यकता है और हिंदी भाषियों का जो रुझान है वह भी अब देखने को मिल रहा है कि एक विशेष पार्टीगत के तरफ चला जा रहा है। यूं कहूं कि लोग ये मान लिया है लोगों ने कि भाजपा की तरफ, बीजेपी का भाजपा की तरफ हिंदी भाषियों का रुझान है। इस वक्त में, इस दौर में वामपंथी विचारधारा से आप कैसे हिंदी भाषियों को प्रभावित कर पाएंगे? हम जो सोचता है, किसी भी भाषा, किसी भी धर्म का वोट परमानेंटली कोई ब्लॉक वोट नहीं हो सकता है। आज कोई ऐसा होता है हिंदी भाषी, मुझे तो हिंदी भाषी से ही सबसे ज़्यादा वोट मिला है। और हम लोग को कोई बोलता तो हम अशोक अग्रवाल बन गया था, उनको हम सम्मान दिया, मर्यादा दिया। मैं चाहता है कि जो किसी के वोट देना, लेकिन सबको सम्मान मर्यादा देना, सब भाषा को ही सम्मान मर्यादा जरूर देना चाहिए। हिंदी भाषा को सम्मान देना चाहिए, बांग्ला भाषा को तो। और वो जो करता है कि बांग्ला भाषा को बांग्लादेशी भाषा बोल के उनको जो हैरेसमेंट करता है, हम इनके विरुद्ध में हैं। অশোকদা, সবচেয়ে বড় কথা, আপনি তো শিলিগুড়ি শহরের পলিটিক্স বা ইন জেনারেলি আপনার মানে শিলিগুড়ি শহরের নাম হলে অশোক ভট্টাচার্যের নাম একটা আসে। আজকে সকালবেলা আপনাকে পেয়ে খুব ভালো লাগছে। একটা জিনিস প্রথম বলি, যেটা শিলিগুড়ির লোকের কাছে একটা কনফিউজ হয়ে আছে, যেহেতু যেই মাঠটাতে স্টেডিয়ামটা মমতা ব্যানার্জি ঘোষণা করেছে, সেটা আপনারই মানে ভিশন, মানে আপনি ওটাকে ওই সময়টা করেছিলেন যে আমি স্টেডিয়ামটা করবো এখানে। একটা তো আপনাকে জানিয়ে দিতে হবে যে ওটা ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়ামে মানে মাপের মধ্যে আছে কি না, এটা মানুষের মধ্যে কনফিউশন আছে। মানে আমি যতদিন আপনার সাথে কথা বলেছি, ওটা ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম হওয়ার মতো মাপ, এক ন। সেকেন্ড প্রশ্ন হলো, শিলিগুড়ি শহরে আপনি অনেক দিনের অভিভাবক ছিলেন। যখনই আপনার কাছে গেছি, যে কোনো সমস্যা নিয়ে আপনি কোনো দিন কালার বা দেখেননি, কথা বলেছেন। এখনকার যে শিলিগুড়ি শহর, এই যে ডিভাইডেশন, এই যে ব্যক্তিগত আক্রমণ, এটা আমরা কিন্তু ছোটো শহরে থাকি, তো আপনি নিজেও জানেন যে আপনি আমাদের শহরের এখনও আমরা অনেক মানুষই যে আমরা আজকে অশোকদা বলে রেসপেক্ট করি বা আপনাকে দেখলে কথা বলি, কিন্তু ইদানিংকালে যে জিনিসটা দেখছি, যে মানুষের মধ্যে এই যে পলিটিক্যাল একটা যে বাজে জিনিস হয়ে গেছে, ব্যক্তিগত আক্রমণ। সকালে উঠলে দেখছি আমাদের এমএলএ ব্যক্তিগত আক্রমণ করছে। কেন এই জিনিসটা হচ্ছে? এটা ভাল লাগে না। কেন 23 তারিখের পরে আবার 4 মেতে আমাদের রেজাল্ট বেরিয়ে যাবে। আমরা ছোট শহর, সবাইকে সবাই চিনি। আমি চাই যে যেভাবে আপনি নজর দিয়ে শিলিগুড়িটাকে দেখেছিলেন, বা যেই ভিশন দিয়ে দেখেছিলেন, বা যেভাবে আপনি ডেভেলপমেন্ট করেছিলেন, আপনার কি মনে হয় যে গৌতম দেব যদি এখানে এমএলএ হয়ে বা যদি মিনিস্টার হয়, সেই ভিশনটা কি কন্টিনিউ উনি রাখবেন, বা সেটার প্রতি কি আপনার আস্থা আছে? এটাই আপনার কাছে। আর খুব ভাল লাগছে আপনাকে দেখে। আপনি আরও সুস্থ থাকেন, আপনি আমাদের মধ্যে থাকেন। আর আপনিও এই বয়সে এখনও রত্নাদির জন্য যেই প্রোগ্রামগুলো করছেন বা যত জায়গায় যাচ্ছেন বা হাঁটছেন, সত্যি আমাদের জন্য ইন্সপিরেশন। আপনি খুব ভালো থাকেন। আর আপনার সময় আরেকটা কথা বলি, আপনি যখন মেয়র ছিলেন, তখন আপনি আমাদের এমএলএকে এমআইসি স্পোর্টস করেছিলেন। তখন আমি মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ছিলাম। আমার মনে হয় না উনি স্পোর্টসের জন্য কিছু করেছিলেন,
কেননা আপনার ওই সময় আপনি সেটা ভুল বলুন বা ভালো বলুন, আপনার দুহাত তুলে আপনি আমাদের এমএলএকে আশীর্বাদ করেছিলেন। আজকে যে এমএলএ আছে তার ওই আপনার যে দুহাত তুলে আশীর্বাদটা, সেটার জন্য ক্রেডিট। না, আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে আমাকে এই সম্মান মর্যাদাটা দেওয়ার জন্যে। কিন্তু আমি একটা কথা পরিষ্কার বলি, শিলিগুড়ির একটা কালচার আছে, পলিটিক্যাল কালচার। এই পলিটিক্যাল কালচারটাকে সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের, বিশেষ করে আমি যখন এখানকার জনপ্রতিনিধি আমি ছিলাম, সেটা কিন্তু একটা সৃষ্টি করার ক্ষেত্রে আমার একটা ভূমিকাও সেখানে আছে। আমি আন্তরিকভাবে চাই এটা রক্ষিত হোক। শিলিগুড়িতে সবাই, আমি এখানে বললাম কিছুক্ষণ আগে, সবাই সবার সঙ্গে কথাবার্তা বলে, সবাইকে প্রাপ্য সম্মানটা দেয়, এটা যেন অব্যাহত থাকে, এটা আমরা চাই। কিন্তু আমি একটা কথাই বলেছি যে গৌতম দেবও কিন্তু দুবার মন্ত্রী হওয়ার সুযোগ পেয়েছে, দুইবার মন্ত্রী ছিল, ইম্পর্টেন্ট মন্ত্রী কিন্তু গৌতম দেব হয়েছে। তারপরে গৌতম 5 বছর ধরে কিন্তু মেয়র হয়েছে। আমি তাকে বলছি, মেয়র হিসাবে শিলিগুড়ির জন্যে তার যত বড় ভূমিকা পালন করা উচিত ছিল, সেটা কিন্তু তিনি পালন করতে পারেননি, এবং তার একটা বড় ব্যর্থতা কিন্তু আছে, সেটা তিনিও অস্বীকার করতে পারেন না। অনেকেই ধারণা ছিল, এবং একটা কথা আমি বলতে চাইছি, আমি যখন মেয়র ছিলাম, মন্ত্রী ছিলাম 20 বছরও, তখন আমার একটা কথার ওপরে জ্যোতি বসু বা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য যেটা প্রচণ্ড গুরুত্ব দিত। আমি যদি একটা বলতাম, তারা সবসময়তেই বলতেন হ্যাঁ তুমি অশোক বলতো, এটা ঠিক আছে। কিন্তু আজকে কিন্তু এরা যারা আছে, তাদের কারোর কথা কিন্তু ওপরের নেতৃত্বরা সেভাবে যে বিরাটভাবে তারা যে শোনে, তা কিন্তু না, আমি একটা বলি যে যেহেতু চিফ মিনিস্টার এটা স্টেডিয়াম ঘোষণা করেছে, তো একবার তো আপনি ধন্যবাদ জানাবেন যে হ্যাঁ, আপনার যেটা আপনি জমিটাকে অ্যাকোয়ার করে রেখেছিলেন, সেটাকে চিফ মিনিস্টার স্টেডিয়াম ঘোষণা করেছে। আলটিমেটলি তো আপনি যেটা স্বপ্ন দেখেছিলেন, যদি আজকে ওই মাঠটা রাখাতে যদি এরপরে বিল্ডিং হয়ে যেত, সে আপনাকে তো একবার ধন্যবাদ যে চিফ মিনিস্টার। ধন্যবাদ, আমি ধন্যবাদের ব্যাপারটা না। আচ্ছা, উনি যদি বলে আমি কি ধন্যবাদ জানাবো যে ওখানে একটা ইন্ডাস্ট্রির জায়গাতে একটা মন্দির বানাবার 300 কোটি টাকা খরচা করে উনি ওখানে, আমি তো ধন্যবাদ জানাবো? আমি কখনই ধন্যবাদ জানাবো। কি আপনি বলুন যে রামনবমী, আমরা যখন ছোট ছিলাম, রামনবমী মানে বুঝতাম যে দোকানে পূজা হচ্ছে, পূজা হয়, বলছি, আর বাসন্তী পূজা হয়। কিন্তু এখন আপনি দেখেন এটা উৎসবে পরিণত হয়ে গেছে। তো সুতরাং ধর্মীয় আবেগটা একটা আছে। সব তো হতেই পারে, দুর্গাপূজার সময় তো বিসর্জন হয়, কিন্তু দুর্গাপূজা বিসর্জন থেকে কেউ বন্দে মাতরম বলে না, কেউ ইনকাম জিন্দাবাদও বলে না। কিন্তু আজকে আমরা কি দেখলাম, এই মিছিল থেকে টোটালি প্রার্থীরা, আমি আশা করবো আপনি স্টেডিয়াম, যেহেতু আপনি স্পোর্টস লাভার, আমি স্পোর্টস লাভার, আমি আশা করবো যেহেতু স্টেডিয়ামটা যদি অশোক ভট্টাচার্যের মুখ দিয়ে শোনেন, অশোক দা আপনার মুখ দিয়ে যদি বেরোয় যে মুখ্যমন্ত্রীকে আপনি স্টেডিয়ামের জন্য বলছেন, তাহলে আমার মনে হয় আমরা 2 বছরের মধ্যে এখানে একটা স্টেডিয়াম পাবো। আমি তো অবশ্যই, আমার কি পথ কিছু তো নাই, কিন্তু আমি তো চাইবো মুখ্যমন্ত্রী শিলিগুড়িতে একটা ক্রিকেট স্টেডিয়াম করুক, কিন্তু আমার ডাউট আছে ওইটুক জায়গার মধ্যে এটা হবে কি হতে পারে না। আমি আপনার সাথে কন্ট্রাডিক্ট করছি। আপনি স্টেডিয়ামটা শুনেন, আপনি যখন স্টেডিয়ামটা করেন, না আমি বলছি যে স্টেডিয়ামটা যখন আপনি করেছিলেন, আপনি রাহুল দ্রাবিড়, সৌরভ, দীনেশ মঙ্গিয়া এদেরকে নিয়ে এসেছিলেন, তাদের স্টেটমেন্টের খবর হয়েছিল যে আপনি এটাও বলেছিলেন যে সৌরভ গাঙ্গুলি নিউজিল্যান্ড থেকে আর্কিটেক্ট এনে এটাকে করবে। কিন্তু আমার মনে হয় যা আমি জেনেছি বা সিএবি লোকজনের ছিল, এটা কিন্তু ইন্টারন্যাশনাল স্টেডিয়াম হয়ে যাবে। হয়ে যেতে ভালো, তাহলে সেটাই তো বলছি আপনাকে, আপনি একবার মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ দিন। अशोक जी नमस्कार, मेरा नाम मोहन अग्रवाल। तो सबसे प्रथम तो मैं अशोक जी को धन्यवाद दूंगा, आप यहाँ पर आए हो। तो जैसे संजय जी ने कहा, अशोक जी विकास पुरुष के नाम से जाने जाते थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अशोक जी ने सिलीगुड़ी के लिए बहुत 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 काम किया है। यहाँ पर जितना भी डेवलपमेंट समझ लिए, सेवक रोड का जो चौड़ीकरण हुआ है, स्टेडियम से लेकर के बहुत सारे काम अशोक जी ने किए हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि इस बार अगर आप सत्ता में आते हैं, तो आपका क्या, आपकी आइडियोलॉजी में कुछ चेंजिंग, आपके मैंने विचारधारा में कुछ चेंजिंग आएगी? नई इंडस्ट्री के लिए आपको कोई नई आपकी स्कीम आएगी, या वही हिसाब से आप लोग चलेंगे? और 2 नंबर प्रश्न, एक छोटा सा प्रश्न और है। आप जैसे बीजेपी को आप सांप्रदायिक पार्टी मानते हो, राम को एक अफीम की तरफ मानते हो, तो आप लोगों ने अभी गई साल भी आप लोगों ने गया इलेक्शन में भी आपने ISF बोल करके एक पार्टी से आपने वो किया था,
मर्जर किया, टाई अप। ना हाँ टाई किया था, और इस बार भी शायद आप लोगों ने किया है, तो वो क्या आपके आइडियोलॉजी को अलाउ करता है? ये सब ये मेरा छोटा सा 2 प्रश्न है आपको। पहले तो हम बोलूँगा कि सिलीगुड़ी में जो इंडस्ट्री जो हुआ है हमारा टाइम में हुआ, सिलीगुड़ी को जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो बढ़ा था, विशेष करके सिलीगुड़ी में टी पार्क, फूड पार्क, पाइनएप्पल डेवलपमेंट सेंटर, ट्रांसपोर्ट नगर, उत्तरायण, कावाखाली जो उपनगरी, सिलीगुड़ी के जो एक तो बहुत बड़ा हमारा जो बागडोरा एयरपोर्ट में पेरिशेबल कार्गो सेंटर हमने किया, पाइनएप्पल डेवलपमेंट सेंटर, ये सब हमारे टाइम में ही हम किया था। लेकिन अभी वो तो कुछ फूड पार्क में कम से कम 4,500 आदमी काम करता है। आपने क्या ये टी पार्क को लिए हम दिल्ली से रुपया लेके आया था, ड्राई पोर्ट के लिए दिल्ली से ये जो बाईपास देख रहे हैं ना, हम लोग किया था, ईस्टर्न बाईपास, घोषपुकुर बाईपास, फ्लाईओवर्स, सभी तो हमारा टाइम में होता। बिजनेस जो बढ़ा था सिलीगुड़ी को, बिजनेस में जो अभी जो सम्मान मिलता है उनका, ये हमारा टाइम में हुआ है। बिहारी, बंगाली की मरवाड़ी सब ने हमारा टाइम में, हम ये बोलता था कि सिलीगुड़ी से बिजनेस सिटी, बिजनेस को बचाना चाहिए। अब बिजनेस नहीं बचेगा अगर शांति नहीं रहेगा, तो शांति रहेगा तो बिजनेस जरूर बचेगा। ये तो हम पहले से बोल के आता। आईएसएफ के बारे में, आईएसएफ एक सेकुलर पार्टी है, वो बोलता है वो सेकुलर पार्टी, वही कोई फंडामेंटलिस्ट पार्टी नहीं है। एकदम ही उसको जो दिया है, उनको जो हम देखा है उनका पूरा हो सेकुलर पार्टी, इसीलिए उनके साथ में हम कोई फ्रॉड नहीं किया है। उनको हम कुछ सीट में उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। ये हमारा बात आया था, हम तो कोई हुमायूं कबीर के साथ में जब देखा कि वो बात खराब बात किया है एक हिंदुओं को बारे में, उनके साथ में तो हम नहीं गया, एकदम पूरा पूरी कट ऑफ कर दिया, नहीं गया। वोट के लिए वोट तो ठीक ही है, लेकिन वोट के लिए हमारा जो आइडियोलॉजी है इसके बाहर हम कभी नहीं गया, नहीं जाएगा भी। हम सबको लेके चलता है, चलेगा भी। धन्यवाद। तो हमारे साथ अभी तक बने हुए थे अशोक भट्टाचार्य, जो कि सिलीगुड़ी के इतिहास को अगर हम देखें तो इनका एक बड़ा राजनीतिक सफ़र रहा है, बहुत लंबा सफ़र रहा है। मंत्री रहे हैं, मेयर रहे हैं, चेयरमैन रहे हैं, और ख़ासकर लोगों के दिलों में रहे हैं। अगर मैं ये बात कहूँ तो कहीं ना कहीं आप मेरी बात से सहमत भी होंगे। लेकिन आज दौर बदल चुका है, 2026 के दौर में हम हैं, जहाँ वामपंथी विचारधारा सिलीगुड़ी में स्थिर हो गई है, एक जगह जाकर रुक गई है। मगर अशोक भट्टाचार्य आज भी उसी झंडे को लेकर, उस लाल फ्लैग को लेकर आज भी जगह जगह जाकर अलग जगाने की कोशिश कर रहे हैं। नेता बदले, दौर बदला, लेकिन अशोक भट्टाचार्य की राजनीति अभी भी जिंदा है। या हम ये कहें कि ये एक युग का अंत होने जा रहा है। आगे आने वाला समय 2026 का जो चुनाव है, उसका जो जब रिजल्ट आएगा तब हमें पता चलेगा कि 0 से डबल डिजिट पर आए या सिंगल डिजिट पर वामपंथियों ने अपने आप को वापस ही दोहरा दिया है। इनका जो मतदान का प्रतिशत है वह बढ़ा या नहीं बढ़ा, यह तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। लेकिन आज जो हमने अशोक भट्टाचार्य से जो बातचीत की, अशोक भट्टाचार्य ने जिस तरीके से, आज भी मुझे लगा था कि अशोक भट्टाचार्य अब बोलने में मुखर नहीं है, मगर ये जिस तरह से आज भी दम भरकर, जोर लगाकर जो बोल रहे थे, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इनके राजनीतिक जो स्तर है, सिलीगुड़ी का जो स्तर है राजनीति का, वह आज भी इनके अंदर में जिंदा है। अब इस चाय चौपाल के एंडिंग में हम पहुंच चुके हैं, समापन पर हम पहुंच चुके हैं, और इसके बाद हम फिर एक नए मेहमान से जुड़ेंगे। मैं इस एंडिंग के लिए मैं चाहूँगा शोमी भी कुछ शब्द रखें। ধন্যবাদ। সত্যি তাই, আমরা আজকে অনেকটা সময় কাটালাম আমাদের পরিচিত মুখ এবং আমাদের প্রবীণ বর্ষিয়ান নেতা অশোক ভট্টাচার্যের সঙ্গে, এবং তিনি আজ যথেষ্ট আশাবাদী বলে মনে হলো। শুধু তাই নয়, আশাবাদী নয়, তিনি যে বিষয়গুলো তুলে ধরলেন আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে তাদের যে ভাবনা বা তাদের যে মতাদর্শের কথা তিনি জানালেন, সেটা হয়তো আগামীতে ভোট ব্যাংকে কিছুটা হলেও প্রভাব ফেললেও ফেলতে পারে। তো সেটা হয়তো
সময় বলবে। তবে অশোকদা, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ, কারণ আপনি এইভাবে আমাদেরকে আপনার সময় দিলেন, কারণ এখন নির্বাচনের সময়, টাইম আপনি বারবার ঘড়ি দেখছিলেন যে আপনার কোথাও নিশ্চয়ই বেরোতে হবে। তো আমরাও আর সময় নিচ্ছি না। এবারের আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে কি হতে চলেছে, বামেরা শূন্যর থেকে কোনো আসন পাচ্ছে কি না সেটাও অবশ্যই দেখার। তবে তারা যে এখনও লড়াই চালিয়ে যাচ্ছেন বা শূন্যর থেকেও যে লড়াই চালানো যায় সেটা অবশ্যই হয়তোবা বামেদের কাছ থেকেও শেখার রয়েছে। আমি একটা কথা বলে শেষ করি। এতক্ষণ ধরে যে আমি কথাগুলো বললাম, এই নির্বাচনে আমি শিলিগুড়ির সর্বস্তরের মানুষের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, বামফ্রন্টের যে প্রার্থী শরদিন্দু চক্রবর্তী, জয় চক্রবর্তীকে ভোট দিন, বিজেপি এবং তৃণমূল কংগ্রেসকে পরাজিত করুন, বামপন্থী আন্দোলনকে শক্তিশালী করুন। धन्यवाद। तो अशोक भट्टाचार्य ने भी अपनी बात को रखा है, और आखिरी में चलते चलते मैं एक ही बात कहूँगा कि इस बार का जो चुनावी रण है वह कहीं ना कहीं श्योर शॉट कोई नहीं बोल सकता है, क्योंकि अशोक भट्टाचार्य की एंट्री इसको कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ ऐसा फ्लेवर डाल रही है जिससे लोग संभावनाओं को सटीक तौर पर आकलन नहीं कर पाएंगे। कन्फ्यूजन की स्थिति अशोक भट्टाचार्य ने लाकर खड़ी कर दी है। धन्यवाद। तो आप यूं ही देखते रहिए हमारे कार्यक्रमों को और हमें दीजिए प्यार, और इसके बाद फिर एक नए मेहमान के साथ जुड़ेंगे चाय चौपाल में। तब तक के लिए धन्यवाद।